दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मानकों के विपरीत कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा। देखिए, ये सूचना तो है बिहार की, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे संस्थान चल रहे हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, वाराणसी हो, लखनऊ हो। खासतौर से मैं प्रयागराज की बात करूंगा। यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे संस्थान चल रहे हैं जो ना तो मानकों पर खरे उतर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया है। रजिस्ट्रेशन ये करवाएंगे क्यों जब इनके पास मानक ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो जांच होगी, वो मानक पूरे होने चाहिए और वो मानक इनके पास है नहीं। और इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी आपने देखा दिल्ली में कई कोचिंग में आग लग गई। जब कोई हादसा हो जाता है तब इन कोचिंग संस्थानों पर जाँच शुरू की जाती है, इनकी जाँच होती है। नहीं तो फिर भगवान भरोसे काम चलता ही रहता है। और प्रयागराज में तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो सरकारी वेतन पा रहे हैं, अधिकारियों के पैसा भेज देते हैं महीने के हिसाब से, और यहाँ पर अपने संस्थान चला रहे हैं कोचिंग। बहुत सारे प्राइमरी के टीचर हैं, बहुत सारे राजकीय विद्यालयों के टीचर हैं, बहुत सारे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के टीचर हैं। और आप खुद बताइए, 2024 की बात है, अगर ये कोचिंग संस्थान रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो क्या इस तरीके का हाल नहीं हो सकता? ये अमर उजाला की न्यूज है। मैं ऐसी न्यूज नहीं दिखाता, मैं कोई भी बात बिना प्रमाण के करता ही नहीं। 74 विद्यार्थियों से 2 करोड़ की ठगी हुई थी। 2 करोड़ रुपए लेकर के भाग गया था ये कोचिंग संस्थान वाला। यहां पर देख सकते 2 करोड़ की ठगी। फिरजी कोचिंग के एमडी समेत 5 नामजद। 17 जून 2024 की ये खबर है। अगर कोई कोचिंग संस्थान प्रयागराज में आता है, छात्रों से 50-50 हजार रुपए आईएएस पीसीएस के नाम पर, टीजीटी पीजीटी के नाम पर वसूल लेता है और फिर वो आंधी हो जाता है, तो उसको कौन पकड़ेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इन संस्थानों पर लगाम लगानी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ कोचिंग संस्थानों की मानक जांच के लिए अगले माह से अभियान। तो ये बिहार में तो ये शुरू हो गया है। कई दिन से चर्चाएं थी, जब बिहार में आंदोलन हुआ था तब ये चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा हुई थी कि अब इन कोचिंग संस्थानों की जांच होगी। कोचिंग संस्थान जो है राजनीति बहुत करते हैं, ये वहाँ पर तो दबाव के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन दबाव में ये लोग आ भी जाएंगे। अगर आप कोई गलती नहीं करेंगे, आप अगर रजिस्ट्रेशन पूरा करवाएंगे, मानकों को पूरा रखेंगे, पूरा टैक्स जमा करेंगे, सब चीज़ें क्लियर रहेंगी, तो आप क्यों डरेंगे किसी से? और अब ये डर जाएंगे। खैर, देखिए आगे लिखा, जिले में कोचिंग संस्थानों के मानकों की जांच के लिए नई जांच कमेटी गठित करने का निर्देश दिया गया है। पटना की बात हो रही है। जिला पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए नए सिरे से जांच कमेटी गठित की जा रही है, जिसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के अलावा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। नई जांच कमेटी दुर्गा पूजा के बाद फिर से कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू की जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालय ने वर्ष 2019 से लेकर के अब तक निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन कराए 332 कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए सूची तैयार की है कि इनके पास मानक है कि नहीं। जिला शिक्षा कार्यालय को वर्तमान में 28 कोचिंग संस्थानों ने निबंधन के लिए आवेदन दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि जनवरी से कोचिंग संस्थान की जांच शुरू होगी। तो इसी तरीके से अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में भी, खासतौर से प्रयागराज में भी कोचिंग संस्थानों की जांच होनी चाहिए। और अगर किसी शासन प्रशासन को मुझसे सहयोग लेना है तो मुझसे सहयोग ले सकते हैं कि कितनी कितनी कोचिंग संस्थान है जहाँ के जो शिक्षक हैं उनके अंदर योग्यता नहीं है या उनके अंदर ज़्यादा योग्यता है। जैसे वो किसी प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, या वो सरकारी इंजीनियर हैं, या वो इनडायरेक्टली कोचिंग चला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लंबी सूची है, मैं उपलब्ध करा दूंगा। चलिए हम बात करते हैं अब हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, सुबह के समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई थी, मैंने वीडियो भी बनाया था, तो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट आ रहे थे सर ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा भाई बिल्कुल हो सकता है। मैंने सुबह की वीडियो में, आपने गौर से सुना नहीं होगा, क्या कहा था। ये मामला योग्यता का है। ये भ्रष्टाचार, करप्शन, पेपर लीक का नहीं है कि कोर्ट की मन में सब विवेक से कोई कुछ भी कहते कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, चुपचाप परीक्षा दो, ये ऐसा नहीं है। योग्यता में कोर्ट नहीं छोड़ती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। और यहाँ पर मामला यही है कि इन छात्रों का कहना है कि एलटी ग्रेड, टीजीटी के किसी नोटिफिकेशन में और जो शैक्षिक अर्हता जो 6वां संशोधन हुआ था उस पत्र में, इसके अलावा भी बहुत सारे पत्र हैं जिस कहीं पर कहीं नहीं लिखा है कि जो ये शिक्षक हैं वो कक्षा 9 और 10 के लिए हैं। और जो सिटी का जो कैडर था, जो जूनियर का था राजकीय विद्यालयों का, वो कैडर 1991 में समाप्त हो चुका था। मैंने वो पत्र भी आपको दिखाया था और उसको एलटी में समायोजित कर दिया गया है। और सीधी सी बात है कि जो जूनियर, जो राजकीय विद्यालय हैं, जितने भी जीआईसी विद्यालय हैं, वहाँ पर कहीं पर भी आज तक कोई भी भर्ती नहीं होती है, सीधी भर्ती। यही आपके एलटी के शिक्षक ही जूनियर को पढ़ाया करते हैं। यही मामला टीजीटी का भी है, जो शासकीय प्रबंधक जो विद्यालय हैं टीजीटी के, अशासकीय सहायता प्राप्त, तो वहाँ पर भी सेम यही मामला है। और वहाँ पर भी यही टीजीटी के शिक्षक ही 6 से 8 को भी पढ़ाते हैं। और आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, वहाँ पर एलटी नहीं लिखा है लोक सेवा आयोग का, उसमें सीधे लिखा है सहायक प्रशिक्षित अध्यापक। तो जो ट्रेंड टीचर हैं, ट्रेंड टीचर का मतलब ये कैसे हो सकता है कि ये 9 और 10 के ही शिक्षक हैं?
तो यही बताने में अभी तक असफल रहा है आयोग और शिक्षा निदेशालय। उनके पास कोई प्रपत्र नहीं मिल पाया है और यही कारण है कि कल कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि, और ये आदेश निदेशक को दिया है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को, कि आप बताइए इसके बारे में। और टेट आज नहीं तो कल टीजीटी और एलटी में लागू होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो सी टेट का जो विज्ञापन आया है, सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हैं और जितने भी शिक्षक हैं, सब लोग जूनियर वाला टेट पहले से करके रख लें, नहीं तो ये सारे शिक्षक बहुत पछताएंगे आने वाले भविष्य में। तो कल देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जानकारी दी गई है। लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में बिना टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने के मामले में राज्य सरकार से जवाब 3 दिन में मांगा है। और कोर्ट ने मामले को आवश्यक मानते हुए यह भी कहा है कि जवाब दाखिल नहीं किया गया तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक अगली सुनवाई पर रिकॉर्ड के साथ उपस्थित हों। इसी तरीके का मामला कंप्यूटर का था, जिसकी वजह से कंप्यूटर की परीक्षा नहीं हो पा रही है। उन्होंने बीएड को हटा दिया था कंप्यूटर विषय की जो भर्ती आई थी एलटी में। तो अपने मन से योग्यता आयोग नहीं बना सकता है, निदेशालय नहीं बना सकता है। जो एनसीटी ने कहा है वही सबको पालन करना पड़ेगा। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। यह आदेश हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, कोर्ट ने मामले को आवश्यक मानते हुए यह भी कहा कि जवाब दाखिल नहीं किया गया अगर तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक अगली सुनवाई पर रिकॉर्ड के साथ में उपस्थित हो। क्या जवाब देंगे ये? और इसके पहले जो याचिका थी उसमें जवाब दे ही चुके हैं। और एनसीटीई का भी कोई भी डाटा इनके पास ऐसा नहीं है जिसमें एनसीटीई ने यह कहा हो कि 6 से 8 के जो शिक्षक हैं वो बिना टेट के पढ़ाएंगे। इसमें जो इस केस को लड़ रहे हैं अधिवक्ता, लिखा है यहाँ पर, उन्होंने बताया कि 1989 में सीटी के डाइंग कैडर घोषित होने के बाद सरकार 1991 के शासनादेश के तहत एलटी ग्रेड शिक्षक से ही कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़वा रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो जूनियर का डाटा है 6 to 8, इसका डाटा सरकार छुपाती है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं राजकीय विद्यालयों में जूनियर के, किस तरीके से भर्ती होगी आगे, कुछ नहीं है, धुप्पल काम चल रहा पूरा। तो देखिए 2 चीज़ें हैं, या तो इसको आप हो जाने दीजिए, आप जूनियर की एक नई भर्ती ले आइए अलग से। सरकार जूनियर की भर्ती लाती नहीं है और एक ही शिक्षक से डबल काम करवा ले रही है। नहीं तो उनको यहाँ भर्ती करना पड़ेगा, यहाँ भर्ती करना पड़ेगा। वो सोचती है कि हम एक भर्ती करें एलटी की और उन्हीं से यहाँ पर फ्री में पढ़वा लें, लेकिन इस बार मुश्किल होगा। आगे यहाँ पर लिखा भी है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के विपरीत है। और उन्होंने बताया कि एनसीटी 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में निर्धारित किया गया है कि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक का उच्च प्राथमिक टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शिक्षक की योग्यता में छूट नहीं दी गई है, फिर भी प्रदेश सरकार जूनियर लेवल में ना तो कोई भर्ती कर रही है और ना ही एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार योग्य अध्यापक से पठन पाठ करा रही है। एनसीटीई की साफ गाइडलाइन है, कक्षा 1 से 8 तक बिना टीटी पास किए कोई भी शिक्षक पढ़ा नहीं सकता है। 1989 के शासनादेश में शासकीय और अशासकीय विद्यालय में सीटी ग्रेड को डाइंग घोषित किए जाने और कोई नई नियुक्ति नहीं किए जाने की बात है। ऐसे में सीटी ग्रेड के अध्यापक को एलटी ग्रेड में सम्मिलित किया जाए। भाई मामला बहुत गंभीर है, आप सभी लोग सतर्क हो जाइए। खास तौर से वो जो शिक्षक जो पहले से पढ़ा रहे हैं, 2018 के एलटी के शिक्षक, 2018-21 की जो भर्तियां हुई थी पिछली टीजीटी के जितने भी शिक्षक हैं, सब लोग सीटेट टेट कर लें। चलिए फटाफट कुछ और सूचना देख लेते हैं। फरवरी से भरे जाएंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म। कुलपति ने कहा बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम तैयार हो चुका है। फरवरी के पहले सप्ताह से फॉर्म भरवाए जाएंगे। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में देश भर में प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडेय ने प्रोफेसर एसपी सिंह को, स्टेट कोऑर्डिनेटर कुल सचिव ज्ञानेंद्र कुमार को, राज्य नोडल अधिकारी प्रोफेसर सौरभ श्रीवास्तव, ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। तो कोई चीज़ समय पर हो या ना हो, लेकिन बीएड जरूर समय से होता है। बस चालक बनने को नहीं दिखा उत्साह, 25 लोग ही पहुंचे। 120 लोगों को बुलाया गया था कल लखनऊ सोमवार को। और यहाँ पर लिखा हुआ है बस चालक बनने को कोई तैयार नहीं है। रोडवेज में संविदा पर बस चालकों के लिए निकाली गई 120 भर्तियों के प्रति बेरोजगारों में उत्साह नजर नहीं आया। चालकों की भर्ती के लिए रोडवेज की तरफ से सोमवार को कमता बस स्टेशन पर लगाए गए रोजगार मेले में केवल 25 लोग गए, वो भी 2 लोग अनुपयुक्त हो गए। एक टेस्ट चला नहीं पाया बस। और लिखा संविदा बस चालकों के लिए रोजगार मेला में 2 दिन के लिए लगाया गया। आज भी मेला लगा हुआ है। उम्मीद जताइए कि आज भीड़ लगेगी, लेकिन लोग क्यों जाएंगे बताइए, आप खुद बताइए। 2 रुपये 6 पैसा देते हैं ये, 2 रुपया पर किलोमीटर। मान लीजिए कि प्रयागराज से लखनऊ या प्रयागराज से कानपुर एक चक्कर दिन में लग पाएगा। 4-5 घंटे लगते हैं जाने के, 4-5 घंटे आने के, 2-4 घंटे सवारियां भरने की, तो पूरा दिन का कार्यक्रम हो गया उनका। तो 200 जाना 200 आना, 400 किलोमीटर बना। 400 किलोमीटर का मतलब हुआ 800 रुपये। और बीड़ी का बंडल, खाना पीना जो भी खर्चा हुआ वो हटा दीजिए। तो चालक की तो कोई ज़्यादा कमाती नहीं, थोड़ा बहुत जो कमा लेता है वो कंडक्टर। तो यहाँ पर 800 रुपये खर्च हटा दीजिए, 100 रुपये उसका, तो 700 रुपये। पूरी ड्यूटी मिलती नहीं है। तो एक तरफ सरकारी कर्मचारी हैं जो उनको 1-1 लाख रुपए, 70-70 हज़ार रुपये दे रहे हो। संविदा वाले जो लोग हैं उनको 2 रुपये दे रहे हो। कहाँ से लोग आएंगे भाई, बढ़ाओ, नहीं तो इन खटारा बसों में कोई नहीं चढ़ेगा। एक और सूचना है, 1 साल में ही कर सकेंगे एक विषय से बीएससी। मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को एक जानकारी होनी चाहिए।
और यहाँ पर देखिए लिखा है, ये उनके लिए है जो लोग पहले सीबीएसई कर चुके हैं और एक विषय से करना चाहते हैं, उनके लिए है। लिखा है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी अब एकल विषय में बीएससी की पढ़ाई केवल 1 वर्ष में कर सकेंगे। पहले किसी अतिरिक्त विषय की डिग्री प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को 2 साल लगते थे, जिससे समय और श्रम दोनों अधिक खर्च होते थे। नई व्यवस्था से छात्रों को कम समय में अधिक विषय विकल्पों के साथ बेहतर करियर के अवसर मिलेंगे। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है, सिलेबस पूरा उतना ही रहेगा। और जो विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं कि राजर्षि टंडन की डिग्री मान्य है कि नहीं मान्य, 100% मान्य। जितनी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मान्य है उतना ही इसकी भी मान्य है। हर जगह लगा सकते हैं, ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी काम का लगा हो आपको, तो लाइक करके जरूर जाना।